अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। लास्ट टाइम हम जो लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे वाज अबाउट रीनल फेलियर। तो आज हमने जो डिस्कस करना है वो क्रोनिक रीनल फेलियर है। तो बिफोर मूविंग टू क्रोनिक रीनल फेलियर हम थोड़ा सा जो रीनल फेलियर प्रीवियस लेक्चर था उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि रीनल फेलियर बेसिकली था क्या चीज़, और उसके जो हमने फंक्शन डिफरेंट डिस्कस किए थे उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किडनी के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं जिनकी अंदर डिटीरिएशन आ सकती हैं, वेरिएशंस आ सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है। अगर रीनल फेलियर हो जाता है तो रीनल फेलियर होने के रिजल्ट में एट द एंड क्या क्या कंडीशन ऐसी हो सकती हैं, क्या क्या साइन और सिम्टम अपेयर हो सकते हैं जो कि वर्स हो सकते हैं, या कंडीशन या रीनल फेलियर को वर्स कर सकते हैं। उनको ट्रीट करना कितना ज़रूरी होता है। Before moving towards the chronic renal failure, we have already discussed certain functions of the kidney. That one was urine formation, जिसमें जो किडनी है उससे यूरन बन रहा होता है थ्रू थ्री स्टेप प्रोसेस। वन वाज जीएफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन एंड अदर वाज वन tubular reabsorption, and थर्ड वन वाज ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। दीज आर फंक्शंस जो कि हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो किडनी का काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना, इसके अलावा जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको रेगुलेट करना। इसके अलावा मेनली जो उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स हमने डिस्कस किए थे दैट वाज सोडियम एज वेल एज लेवल ऑफ पोटाशियम। इसके अलावा हमने एसिड बेस बैलेंस की बात की थी। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस की थी जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, जिनमें ऑस्मोलैरिटी थी, रीनल क्लियरेंस थी। ये हमने वन बाई वन इन चीज़ों को डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने लेवल ऑफ एडीएच को भी डिस्कस किया था कि एडीएच क्यों इंपॉर्टेंट है। इंस्टेड ऑफ दैट ब्लड प्रेशर किडनी कैसे कंट्रोल कर रहा होता है। हमने रास सिस्टम के बारे में भी डिस्कस किया था कि रास सिस्टम जो है ये किडनी में से जो रीनल एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम है ये मेंटेन कर रहा होता है ब्लड प्रेशर को। तो इसलिए रास सिस्टम का नॉर्मल फंक्शन करना वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टेड ऑफ दैट हमने डिस्कस किया था कि ये विटामिन डी की सिंथेसिस करता है किडनी, एज वेल एज रेगुलेशन ऑफ रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन हो रही होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एरिथ्रोपोएटन। तो एरिथ्रोपोएटन के हम बारे में हमने ये कहा था कि मेसेंजियल सेल्स होते हैं जो कि एरिथ्रोपोएटन को रिलीज कर रहे होते हैं, और एरिथ्रोपोएटन क्या करता है कि एरिथ्रोपोएसिस काज करवा रहा होता है। मूविंग टूवर्ड्स क्रोनिक रीनल बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द क्रोनिक रीनल फेलियर हमने ये डिस्कस किया था कि रीनल फेलियर बेसिकली क्या चीज़ है। तो रीनल फेलियर बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो किडनी इज अनएबल to remove metabolic and waste products from the blood and regulate fluid, electrolytes and pH of the blood। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जब उसकी पीएच मेंटेन नहीं होती तो उसके रिजल्ट में उस कंडीशन को हमने ये कहा था कि ये रीनल फेलियर है। ओके, इसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो एक्यूट रीनल फेलियर था। एक्यूट रीनल फेलियर का ये मतलब है कि जब कोई सडन या अब्रप्ट किडनी के अंदर कोई चेंज आती है तो किडनी अनएबल हो जाता है टू एक्सक्रीट मेटाबॉलिक वेस्ट एंड एज वेल एज मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो उस कंडीशन को हमने ये कहा था कि ये एक्यूट रीनल फेलियर है। इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल है वो बढ़ जाता है। सर्टेन काजेज हमने डिस्कस की थी जिनमें हमने कहा था कि एटीएन हो सकता है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकती है, सडन सवेयर डिहाइड्रेशन हो सकती है। इसके अलावा ऑटोइम्यून किडनी डिजीज़ हो सकती है, लाइक एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम हो सकता है, इंटेस्टिनल नेफ्राइटिस हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो दीज आर सर्टेन कॉजेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। ओके, जो कि हमने इसकी पैथोलॉजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। तो पैथोफिजियोलॉजी बेसिकली क्या चीज़ होती है जो कि हमने थ्री सेटिंग्स के अंदर डिस्कस किया था। वन सेटिंग ये थी कि प्रीरीनल एक्यूट रीनल फेलियर होता है। जो दूसरी कंडीशन थी उसमें हमने ये कहा था कि ये इंटररीनल एक्यूट रीनल फेलियर होता है, और तीसरी जो कंडीशंस थी वो हमने ये कहा था कि ये पोस्ट एक्यूट रीनल फेलियर होता है। बेटा शोर अब तो कम हो गया है। ओके, तो जो प्रीरीनल एक्यूट रीनल फेलियर था उसमें हमने ये कहा था कि किडनी की स्ट्रक्चर से पहले रीनल आर्टरी से पहले रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस होने से पहले, रीनल आर्टरी के अंदर कोई स्ट्रक्चर बनने से पहले
या रीनल आर्टरी के अंदर कोई प्रॉब्लम जो कि ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स किडनी कंप्रोमाइज़ करवाता है, उससे पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो उसको हमने ये कहा था कि ये प्री रीनल एक्यूट रीनल फेलियर होता है। डेफिनेटली यस। इसके अलावा जो हमने इंट्रारीनल एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने ये कहा था कि किडनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, चाहे वो साइटोटॉक्सिक प्रॉब्लम हो, चाहे वो इस्कीमिक प्रॉब्लम हो। तो उसके रिजल्ट में जो किडनी है या किडनी का जो स्ट्रक्चर है या किडनी का जो फंक्शन है वो जब डैमेज हो जाएगा तो उसको हमने कहा था कि इंट्रारीनल एक्यूट रीनल फेलियर है। और तीसरी चीज़ हमने जो डिस्कस की थी वो पोस्ट एक्यूट रीनल फेलियर था। पोस्ट एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि जब बाइलेटरल यूरेटर की ऑब्स्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, एज वेल एज ब्लेडर के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है, लाइक बीपीएच हो सकता है, स्टोन फॉर्मेशन हो सकती हैं, ये यूरिथ्रा के अंदर कोई स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि बाइलेटरल हाइड्रोयूरेटर्स काज करते हैं और हाइड्रोयूरेटर्स हाइड्रोनेफ्रोसिस काज करते हैं, और हाइड्रोनेफ्रोसिस होने के रिजल्ट में पोस्ट एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है। ये हमने 3 सेटिंग्स के बारे में डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने जो परी रीनल था उसकी हमने डिफरेंट काजेज डिस्कस की थी, जिनमें हमने ये कहा था कि कार्डियक फेलियर हो सकता है, कार्डियक आउटपुट कम होने के रिजल्ट में, कार्डियक आउटपुट होने के रिजल्ट में जो ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स किडनी है वो कम हो सकती है। लाइक कार्डियक आउटपुट क्या थी? वालेकुम अस्सलाम बेटा। तो जो कार्डियक आउटपुट थी वो ये थी कि अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पर मिनट। तो 1 मिनट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल से जितना ब्लड इजेक्ट हो रहा होता है उसको हमने ये कहा था कि कार्डियक आउटपुट है। और जो किडनी को नॉर्मल कार्डियक आउटपुट चाहिए होती है वो 20 से लेके 25% रिक्वायर्ड अमाउंट है। अगर उससे कम होएगी तो अल्टीमेटली किडनी के जो नॉर्मल फंक्शन है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे, उसके रिजल्ट में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं किडनी से वो एलिमिनेट नहीं होंगे। इसके अलावा हाइपोवोलीमिया हो सकता है, पेरिफेरल वेजोडाइलेशन हो सकती है। ये डिफरेंट कंडीशन थी जो कि हमने वन बाय वन इनको डिस्कस किया था। इसके अलावा जो इंट्रारीनल एक्यूट रीनल फेलियर था उसमें हमने मेनली इंपॉर्टेंट चीज़ें 4 स्टेजेस डिस्कस की थी। वन वाज एक्यूट ट्यूबुलर डिजीज़ थी, दूसरा ग्लोमेरुलर डिजीज़ थी, वेस्कुलर डिजीज़ थी, या इंटेस्टिनल डिजीज़ थी। इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया था कि इंट्रारीनल फेलियर के अंदर प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं, कोई ट्यूब्यूल की निक्रोसिस हो सकती है, नेफ्रोटॉक्सिक सब्सटेंसेस अकमुलेट होने के प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा मेनली एनसेड्स अगर कोई पेशेंट यूज़ कर रहा है, एनाल्जेसिक्स यूज़ कर रहा है, एक्सेसिव अमाउंट में डायूरेटिक्स यूज़ कर रहा है, या कोई भी कंडीशन लाइक रेब्डोमायोलाइसिस हो गई है तो ये भी अगेन लीड कर रही होती है, या एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। पोस्ट के बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि किडनी की पैसेज ऑफ यूरन के अंदर है कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो वो हाइड्रोनेफ्रोसिस को लीड करता है। और हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या करता है? हाइड्रोनेफ्रोसिस बाइलेटरल किडनी को डैमेज कर रहा होता है, और किडनी डैमेज होने के रिजल्ट में पोस्ट एक्यूट रीनल फेलियर हो जाता है। ये सर्टेन कंडीशन थी जो कि हमने इनको वन बाय वन डिस्कस किया था। इसके अलावा पोस्ट रीनल एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में हमने जो डिस्कस किया था उसमें यूरोलिक केसेस हो सकता है, कोई ब्लड क्लॉट या कोई एक्सीडेंटल यूरिटर लाइगेशन हो सकती है, या यूरिथ्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, या कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि डिफरेंट ये डिजीजेस काज कर रहा होता है, पोस्ट एक्यूट रीनल फेलियर को काज कर रहा होता है। हाँ बेटा, ये ओनली इंट्राक्यूट रीनल फेलियर के अंदर चल रही होती हैं, लेकिन जो पोस्ट इन प्री रीनल फेलियर है उसके अंदर भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जब कोई भी नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो गई है, या पीछे से ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से, या ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होने की वजह से, या कार्डियक आउटपुट कम होने के रिजल्ट में इंट्रारीनल एक्यूट रीनल फेलियर काज हो रहा होता है। लाइक कोई नेफ्रोटॉक्सिक मटेरियल अकमुलेट होना शुरू हो गया, या किडनी के अंदर इस्कीमिया होने के चांसेस होते हैं, तो उनमें भी ये प्रॉब्लम होना शुरू हो सकते हैं। ये एक समरी थी जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ओके, तो ये वो समरी थी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, जिसमें हमने ये कहा था कि पेरीरीनल के अंदर पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और डीसीटी को ओके बेटा, एट द एंड में आपको ये भी बता दूंगा डेफिनेटली कि ये पीसीटी कैसे डीसीटी को लीड कर रही होती है, और इस्कीमिया और जो नेक्रोसिस है ये एक दूसरे को कैसे लीड कर रहे होते हैं, ये भी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। ये एक समरी थी जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो प्री रीनल फेलियर है वो रीनल आर्टरी से पहले पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक हार्ट फेलियर हो सकता है, रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस हो सकती है, हाइपोवोलीमिया की कंडीशन हो सकती है, कार्डियक आउटपुट कम हो सकती है, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो सकता है। ये मल्टीपल काजेज होती हैं जो क्या कर रही होती हैं बेसिकली कि प्री रीनल एक्यूट रीनल फेलियर काज करवा रही होती हैं।
उसके अलावा अगर किडनी के स्ट्रक्चर्स के किडनी के अंदर आ जाए तो जो किडनी की स्ट्रक्चर्स है, चाहे वो फिल्ट्रेशन की स्ट्रक्चर्स है, तो वो जब डैमेज होना शुरू हो जाती है, या ग्लोमेरुलाई के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, ट्यूब्यूल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकता है, माइनर मेजर कैलेसिस के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, तो किडनी के अंदर अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कहीं पे कोई वेरिएशन आ सकती है, कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट हो सकती है, तो उसको हमने कहा था कि ये इंट्राक्यूट रीनल फेलियर है। और एक्सटेंसिव या पोस्ट एक्यूट रीनल फेलियर को हमने ये कहा था कि पैसेज ऑफ यूरिन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है, जो कि यूरेटर में प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लैडर के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा यूरेथ्रा के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ब्लैडर के अंदर प्रॉब्लम है तो ये हाइड्रोयूरेटर को काज करते हैं, और हाइड्रोयूरेटर लीड कर रहे होते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस को। तो ये डिफरेंट काजेज थी जो कि हमने वन बाय वन डिस्कस किया था, जिनमें प्रीरीनल फेलियर की काजेज डिफरेंट थी, इंट्रारीनल की डिफरेंट काजेज थी, और पोस्ट रीनल की डिफरेंट काजेज थी। फेजेस हमने डिस्कस की थी कि फर्स्ट फेज इनिशियल फेज होती है, ये इनिशिएशन फेज होती है, और दूसरी फेज ओलिगोरिक फेज थी, थर्ड वन वाज डायूरेटिक फेज, और एंड पे हमने कहा था कि ये रिकवरी फेज होती है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हर वो पेशेंट जो कि जिसके अंदर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाता है या डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो जाती है, तो उनके अंदर ये सारी फेजेस एग्जिस्ट कर रही होती हैं। लेकिन जैसे ही हम हाइपोक्लीमिया को एज वेल एज डिहाइड्रेशन को हम ट्रीट कर लेते हैं, तो उसके रिजल्ट में ये जो फेजेस हैं, या जो किडनी के अंदर इंजरी हो रही होती है या किडनी फेलियर हो रहा होता है, उसको रिकवर किया जा सकता है। हमने डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन डिस्कस की थी, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस की थी एज वेल, जिसमें हमने कार्डियोवैस्कुलर के बारे में डिस्कस किया था, रेस्पिरेटरी, मस्कुलोस्केलेटल, ये सारे मेनली डिस्कस की थी। और एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमने भी डिस्कस की थी कि रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हो जाती है। ओके। इसके अलावा हमने इनकी सर्टेन मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में भी डिस्कस किया था कि अगर रीनल फेलियर हो गया है, एक्यूट रीनल फेलियर हो गया है, तो उसमें मैनेज उसको कैसे किया जा सकता है। पहली जो चीज़ हमने डिस्कस की थी कि आइडेंटिफाई द काज, काज को आइडेंटिफाई करना था। अब काज का मतलब होता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। हो सकता है कि कंडीशन जो थी वो प्रीरीनल एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशन थी, और हम ट्रीट कर रहे थे इंट्राक्यूट रीनल फेलियर को, तो अगेन प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए पहली जो चीज़ थी वो काज को आइडेंटिफाई करना है। काज को आइडेंटिफाई करने के बाद उनकी सर्टेन मेडिकेशन की जा सकती हैं, जो कि डॉक्टर रिकमेंड कर रहा होता है, ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको मैनेज कर सकते हैं। अब जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इसकी मेनली, ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं में इसके अंदर रीअरेंजमेंट इन द वॉल्यूम रेगुलेशन। डेफिनेटली अगर हम बात करें किडनी की, तो हमने ये कहा था कि किडनी का काम है कि वाटर को रेगुलेट करना, या वॉल्यूम या फ्लूइड वॉल्यूम या वाटर को बैलेंस कर रही होती है। अगर किसी वजह से वाटर बैलेंस नहीं होएगा, रेगुलेशन नहीं होएगी, तो उसके रिजल्ट में सोडियम और वाटर की रिटेंशन होना शुरू हो जाएगी, जो कि मेनली एडीमा काज कर रही होती है। इसके अलावा एसिड बेस बैलेंस हमने कहा था कि एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन कर रही होती है, पीएच को मेंटेन कर रही होती है। तो अगर पीएच मेंटेन नहीं होगी तो अल्टीमेटली एसिड बेस बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस नहीं होंगे तो उसमें रीअरेंजमेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आना शुरू हो जाती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस किया था कि जो हाइपरकलीमिया है ना, हाइपरकलीमिया ये कार्डियक अरिथमियाज काज करवा सकता है, कार्डियक अरेस्ट काज करवा सकता है, तो ये मोर डेंजरस है। इसके अलावा हमने कैल्शियम फॉस्फेट की अबनॉर्मलिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। कार्डियोपल्मोनरी अबनॉर्मलिटीज़ लाइक अगर यूरिया का लेवल बहुत ज़्यादा है, यूरिया कम्युलेट होना शुरू हो गया है, तो ये डिफरेंट अबनॉर्मलिटीज़ काज कर सकता है। हमने हेमोटोक्राइटिक अबनॉर्मलिटीज़ के बारे में ये कहा था कि अगर किडनी से एरिथ्रोपोएटिन सेक्रेट नहीं हो रहा, लाइक मेसेंजियल जो सेल हैं वो डिस्ट्रक्शन हो गई है उनकी, जो एरिथ्रोपोएटिन सेक्रेट कर रहे थे, और एरिथ्रोपोएसिस हो रही थी। अगर वो एरिथ्रोपोएसिस ही नहीं होती, तो अल्टीमेटली एट द एंड क्या होगा कि अनीमिया होने के चांसेस हो सकते हैं। यही मैनिफेस्टेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। न्यूरोमस्कुलर डिस्टर्बेंस, जिसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी, यूरिमिक एन्सेफलोपैथी के बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द टुडे लेक्चर, ए पेशेंट विद क्रोनिक रीनल फेलियर या एंड स्टेज रीनल फेलियर। बेसिकली जब हम बात करते हैं एंड स्टेज रीनल फेलियर की या क्रोनिक रीनल फेलियर की, तो उसके बारे में हमें ये पता होता है कि जब किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन डैमेज हो चुके हैं। अब जो किडनी के अंदर नॉर्मली नेफ्रॉन है वो 1 मिलियन नेफ्रॉन कंसिस्ट करती है किडनी। अब होगा क्या कि जब 95% नेफ्रॉन्स आर डैमेज, और ओनली 5% अगर नेफ्रॉन फंक्शनल रह गए हैं, तो उस कंडीशन को हम ये कह देते हैं कि एक्यूट सॉरी क्रोनिक किडनी फेलियर है, ये क्रोनिक किडनी डिजीज है। ओके। क्रोनिक किडनी डिजीज को हमने ये कहा है कि जब किडनी का फंक्शन, जिसमें तो उसका जो फिल्टरिंग स्ट्रक्चर्स है या जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो डैमेज हो गया है, और ओनली 5% 5% जो नेफ्रॉन्स हैं वो
फंक्शनल रह गए हैं, तो उस कंडीशन को हमने कहा है कि ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, ये क्रोनिक किडनी फेलियर है, ये एंड स्टेज रीनल डिजीज़ है। अब एंड स्टेज रीनल डिजीज़ या क्रोनिक किडनी डिजीज़ के अंदर बेसिकली प्रॉब्लम क्या होता है कि जीएफआर कम होना शुरू हो जाती है, जो नॉर्मली फिल्ट्रेशन हो रही होती है, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स इलिमिनेट हो रहे होते हैं, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स इलिमिनेट ही नहीं होते। जब वो इलिमिनेट नहीं होंगे तो वो बॉडी के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। जब बॉडी के अंदर वो सारी चीज़ें अकमुलेट होती हैं तो उनके अकमुलेट होने के रिजल्ट में वो बॉडी में डिफरेंट साइन और सिम्टम काज कर रही होती हैं। ओके बेटा। So now coming towards the chronic renal failure, we can define chronic renal failure as स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या कोई भी अब फंक्शनल अबनॉर्मलिटीज है, किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई भी फंक्शनल अबनॉर्मलिटीज है जो कि मोर देन 3 मंथ रह रही है, और उसके अंदर दो कंडीशन हो सकती हैं। जो पहली कंडीशन है उसमें किडनी डैमेज है और विद और विदाउट डिक्रीज इन जीएफआर। अब किडनी तो डैमेज हो गया है लेकिन उसके साथ दो कंडीशन और भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। वन कंडीशन है इसके या तो जीएफआर कम हो गई है या जीएफआर कम नहीं हुई है, और उसके रिजल्ट में किडनी के अंदर कोई पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम आ गया है, कोई डिजीज हो गई है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गई है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। तो कोई भी साथ में जब एक पैथोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटी एग्जिस्ट कर रही होती है तो उसको हम कहते हैं कि ये किडनी डैमेज हो रहा है। दूसरी कंडीशन में हम ये कहते हैं कि जीएफआर कम हो गई है। अब जो जीएफआर नॉर्मल होती है वो 0.5 से लेके 1 ml या cc पर kg पर आर के हिसाब से प्रोड्यूस हो रही होती है। तो जब जीएफआर लेस देन 60 ml पर मिनट पर 1.7 मीटर स्क्वायर के से कम होना शुरू हो गई है, इसमें भी ये कंडीशन है कि किडनी में डैमेज है, ये किडनी के अंदर डैमेज नहीं है। तो हमने दो चीज़ों के ऊपर इसको डिफाइन किया है। पहली जो कंडीशन हमने ये कही है कि किडनी के अंदर डैमेज है लेकिन उसमें जीएफआर कम है, जीएफआर रिड्यूस हुआ है या जीएफआर रिड्यूस नहीं हुआ। अब उसके अंदर क्या होता है कि क्रोनिक रीनल फेलियर में जीएफआर कम ना हो। सर ऐसा होता है कि बेटा ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन सर्टेन कंडीशन ऐसी हैं कि जब किडनी क्या करती है, किडनी के अंदर एक मैकेनिज्म है दैट इज नोन एज ऑटो रेगुलेशन। अब किडनी ऑटो रेगुलेशन के थ्रू जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो नेफ्रॉन है बेसिकली वो अपना जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा लेते हैं। वो ये समझते हैं कि जितना भी हमारे से हो सकता है हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करवाएं। तो दैट कंडीशन इज नोन एज ऑटो रेगुलेशन। अगर तो ऑटो रेगुलेशन की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती है तो देन जीएफआर रिड्यूस नहीं होती, जीएफआर नॉर्मल रहती है। लेकिन अगर ऑटो रेगुलेशन भी डैमेज हो चुका है तो उसके रिजल्ट में जीएफआर एट द डिक्रीज होनी होती है। अब जीएफआर बंद कैसे रही होती है कि ग्लोमेरुलाई से फिल्टर चीज़ें हो रही होती हैं। अगर ग्लोमेरुला ही डैमेज हो गया है जिसने चीज़ों को फिल्टर करना है तो डेफिनेटली जो जीएफआर है दैट विल बी रिड्यूस्ड। और सर्टेन कंडीशन ऐसी होती हैं जिस तरह हमने एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर डिस्कस किया है कि जब नेफ्रोटॉक्सिक सब्सटेंसेस टिब्यूल्स के अंदर अकमुलेट हो जाते हैं, आप क्या करते हैं फ्लूइड वॉल्यूम को नॉर्मलाइज करना शुरू कर देते हैं। फ्लूइड वॉल्यूम नॉर्मलाइज होता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन खत्म होती है तो हाइपर फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। ओके बेटा। तो जब हाइपर फिल्ट्रेशन होती है तो उसके रिजल्ट में जीएफआर इंक्रीज हो जाती है। तो वो क्या था एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर था। लेकिन क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर क्या होता है कि जब ऑटो रेगुलेशन की एबिलिटी भी किडनी लॉस कर चुका होता है तो उसके रिजल्ट में जीएफआर अल्टीमेटली रिड्यूस हो सकता है। ओके। इसके अलावा आल्सो नोन एज एंड स्टेज रीनल डिजीज या रीनल फेलियर इज ए प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन इन रीनल फंक्शन इन विच द बॉडीज एबिलिटी टू मेंटेन मेटाबॉलिक फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस फेल्स। हमने जब भी बात करनी है किडनी के अंदर तो हमने 3 से 4 चीज़ों को माइंड में लेके आना है। पहली जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है कि किडनी ने मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट नहीं करवा सकना। दूसरी जो हमने चीज़ डिस्कस करनी है, हमने ये कहना है कि फ्लूइड वॉल्यूम को इसमें मेंटेन नहीं करना, फ्लूइड वॉल्यूम का जो बैलेंस है वो मेंटेन करना। तीसरी कंडीशन हमने ये कहनी है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। चौथी कंडीशन हमने ये कहनी है कि पीएच के अंदर प्रॉब्लम आ गया, पीएच मेंटेन नहीं होती। और सर ऑटो रेगुलेशन मतलब कि किडनी का नॉर्मल फंक्शन क्या है? बेटा ऑटो रेगुलेशन में ये होता है कि किडनी के अंदर एक एबिलिटी होती है, किडनी का एक इंस्टिंक्ट होता है कि जब ब्लड सप्लाई किडनी की तरफ कम होती है तो किडनी अपना ब्लड सप्लाई खुद बढ़ा के जीएफआर को मेंटेन कर रहा होता है। दैट इज नोन एज ऑटो रेगुलेशन। अगेन बेटा बता रहा हूँ कि किडनी के अंदर एक एबिलिटी होती है, जब किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो रही होती है ना तो किडनी नॉर्मली अपनी सप्लाई, अपनी ब्लड सप्लाई बढ़ा लेती है। जब बढ़ाती है इसलिए कि उसकी जो जीएफआर है उसको मेंटेन किया जा सके, तो उस कंडीशन को कहा जाता है ऑटो रेगुलेशन।
तो ऑटो रेगुलेशन का ये मतलब है कि ये किडनी का नॉर्मल फंक्शन डेफिनेटली है, लेकिन सर्टेन कंडीशन ऐसी होती हैं कि जब ये ऑटो रेगुलेशन का फंक्शन ये लॉस हो चुका होता है। लाइक अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया है, ग्लोमेरुलाई डैमेज हो गया है, तो रेगुलेशन नहीं होएगी। ट्यूब्यूल्स के अंदर कोई डैमेज हो गया है जो कि मोर देन 90 से 95% डैमेज है, तो डेफिनेटली ऑटो रेगुलेशन नहीं होएगी। या किडनी के अंदर कोई स्ट्रिक्चर्स बन चुके हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो चुकी है, तो अगेन जो वहाँ पे वेजो कंस्ट्रिक्शन होनी थी, वेजो डायलेशन होनी थी, वो वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन ही नहीं हो रही। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन की एबिलिटी किडनी लॉस कर बैठेगी, तो उसके रिजल्ट में जो उसका ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है दैट विल बी आल्सो डिस्ट्रॉयड। गॉट इट? ओके। तो हमने चार चीज़ें मेनली डिस्कस करनी होती हैं जब भी हमने किडनी फेलियर की बात करनी है। तो पहली कंडीशन हमने ये कहा है कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स रास की तरह होता है। और बेटा रास इज समथिंग एल्स, रास के लिए सर्टेन अदर फैक्टर्स हैं जो रास सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। अब जो ऑटो रेगुलेशन है ये सेकंड बाय सेकंड किडनी के अंदर मेंटेन हो रही होती है। लाइक आप एक दिन में पानी नहीं पीते, अल्टीमेटली रास सिस्टम के साथ ऑटो रेगुलेशन हो रही होती है। लेकिन रास सिस्टम एंड ऑटो रेगुलेशन आर टू सेपरेट थिंग्स। रास सिस्टम अगर किडनी के अंदर हाइपोवोलीमिया की कंडीशन है, बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, या हाइपोवोलीमिया की कंडीशन है, या ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो अल्टीमेटली रास सिस्टम विल बी एक्टिवेटेड। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर कम है तो मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा किडनी फेलियर नहीं होता। अब किडनी क्या करती है, ऑटो रेगुलेशन के थ्रू अपना ब्लड जो है, अपना जो उसकी कार्डिक आउटपुट है वो मेंटेन कर रही होती है। लेकिन ऑटो रेगुलेशन और रास सिस्टम आर टू सेपरेट थिंग्स। तो हम क्रोनिक रीनल फेलियर की अगर बात करें तो हमने चार चीज़ें मेनली आपकी फिंगर टेप पे होनी चाहिए। पहली जो चीज़ है कि किडनी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट नहीं करवा सकती, इसकी रिटेंशन होना शुरू हो जाती है। दूसरी कंडीशन हमने ये कही है कि फ्लूइड और वाटर बैलेंस, फ्लूइड का बैलेंस किडनी मेंटेन नहीं कर सकेगी। तीसरी कंडीशन हमने ये कही है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। चौथी कंडीशन हमने ये कही है कि पीएच मेंटेन नहीं कर सकती। तो ये जब चारों कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं तो उसके रिजल्ट में जो किडनी है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। और वो डैमेज कितना एक्सटेंट पे होता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि कितने के नेफ्रॉन जो है वो डैमेज हो चुके हैं। अब जितने ज़्यादा नेफ्रॉन डैमेज होंगे उतनी कंडीशन वर्सनिंग होती जाएगी। ओके। तो मेनली क्या होगा कि इन चार चीज़ों का इन चार चीज़ों को किडनी ने नॉर्मलाइज करना होता है। लेकिन जब ये चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होंगी तो उस कंडीशन में यूरीमिया होना शुरू हो जाएगा। यूरीमिया का ये मतलब है कि जब यूरिया और अदर नाइट्रोजनसी सब बेस प्रोडक्ट्स ब्लड के अंदर एकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, और जब वो सिम्टोमेटिक हो जाते हैं तो उस कंडीशन को कहा जाता है एजोटीमिया होना शुरू हो गया। तो जब यूरीमिया होएगा, अगर यूरीमिया को ट्रीट नहीं करेंगे तो दैट विल लीड टू एजोटीमिया। कि वो जो यूरिया और बेस प्रोडक्ट्स थे, यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हो गया था, जो यूरिया नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे या ज़्यादा कमुलेट हो रहे थे, अगर वो इलिमिनेट नहीं हुए तो दैट विल बिकम सिम्टोमेटिक। जब सिम्टोमेटिक होंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि एजोटीमिया आना शुरू हो जाएगा। 80% ऑफ नेफ्रॉन्स अगर नॉन फंक्शनिंग हो जाए तो क्रोनिक रीनल फेलियर होगा। बेटा ये कंडीशंस के ऊपर, ये इसकी स्टेजेस हैं, वी विल डिस्कस लेटर। कि अगर स्टेज है उसके वो साथ जीएफआर भी कम हुई हुई है तो हम कह सकते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर 90 से 95% अगर नेफ्रॉन जो है वो नॉन फंक्शनल हो गए हैं तो उस कंडीशन को हम कह देते हैं कि ये क्रोनिक रीनल फेलियर है, ये एंड स्टेज रीनल फेलियर है। अब जो क्रोनिक रीनल फेलियर है उसके लिए सर्टेन काजेज हैं। अब वो काजेज क्या हो सकती हैं? हमने कहा कि कोई पैथोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज़ है। पैथोलॉजिकल अबनॉर्मलिटीज़ का मतलब है कि कोई किडनी के अंदर पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लाइक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है। ओके बेटे, को एक मैं कर देता हूँ, यूरेमिया को वी विल डिस्कस। पहले ये चीज़ है कि 80% ऑफ नेफ्रॉन अगर नॉन फंक्शनल हो जाए तो क्रोनिक रीनल फेलियर होगा नहीं। बेटा ये हमने क्रोनिक रीनल फेलियर के लिए सर्टेन कंडीशन रखी है, ये फोर्थ ने सर्टेन कंडीशन रखी है। उसमें उसने ये कहा है कि अगर जो नेफ्रॉन है वो तो डैमेज हो रहे हैं लेकिन जीएफआर रिड्यूस नहीं हो रही, लेकिन उसके साथ अगर कोई पैथोलॉजिकल अबनॉर्मलिटी है, अल्टीमेटली वी कैन से कि क्रोनिक रीनल फेलियर है। लेकिन अगर वो जो 80% नेफ्रॉन डैमेज हो चुके हैं वो उसकी स्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हो सकता है वो स्टेज 1 के अंदर फॉल कर रहा हो सकता है स्टेज 2 के अंदर फॉल कर रहा हो, और एट द एंड जब ओनली 5% नेफ्रॉन फंक्शनिंग रह गए हैं तो उसमें वो उसको हमने ये कहा कि एंड स्टेज रीनल फेलियर है। तो ये डिपेंड कर रहा होता है सर्टेन अदर कंडीशंस के साथ साथ।
ओके, यूरीमिया, यूरीमिया का मतलब होता है कि बेटा यूरिया और जो नाइट्रोजनसी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अगर ये बॉडी ब्लड के अंदर अकमुलेट होंगे तो उस कंडीशन को हमने ये कहा है कि यूरीमिया होता है। ओके बेटा, कैसे पता चलेगा कि नेफ्रॉन कितने परसेंट डैमेज होते हैं? बेटा डिफरेंट स्केन्स हैं, इसके अलावा जीएफआर का लेवल करवा के, इसके अलावा आईवीयू होता है, इंट्रावेनस पाइलोग्राम होता है, इंट्रावेनस यूरोग्राफी होता है, सीटी स्कैन होता है। इसके अलावा उसकी बायोप्सी के थ्रू पता चल जाता है कि किडनी कितना डैमेज हो चुका है। यूरिया और क्रिएटिनिन के लेवल के ऊपर भी हम डिजिग्नेटेड वैल्यूज़ के ऊपर हम बता रहे होते हैं कि इतना अगर यूरिया और क्रिएटिनिन एलिमिनेट नहीं हो रहा या उसका लेवल बढ़ना शुरू हो गया है तो वो भी लीड कर रहा होता है कि हमें पता चल रहा होता है कि कितने के जो नेफ्रॉन्स है वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसके लिए सर्टेन टेस्ट होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि जो नेफ्रॉन है वो कितने डैमेज हो चुके हैं। ओके, तो यूरेनिया की तरफ आते हैं। तो यूरेनिया मैंने ये कहा है कि जब नाइट्रोजनसी वेस्ट प्रोडक्ट्स, अब किडनी ने क्या करना था, इनको एलिमिनेट करना था, यूरिया और नाइट्रोजनसी वेस्ट, यूरिया और क्रिएटिनिन के लेवल को एलिमिनेट करना था, नॉर्मलाइज करना था। लेकिन होगा क्या कि जब किडनी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट ही नहीं कर रही, जब एलिमिनेट नहीं करेगी तो ये बॉडी के अंदर अकमुलेट होते जाएंगे, ब्लड के अंदर इनका लेवल बढ़ता जाएगा। जब ब्लड के अंदर नाइट्रोजनसी वेस्ट प्रोडक्ट्स एज वेल एज यूरिया का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन को हमने कहा कि यूरीमिया हो गया है। ओके, तो जब ये यूरीमिया सिम्टोमेटिक हो जाता है तो उसको हम कह देते हैं कि एजोटीमिया हो गया है। एजोटीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा हुआ था लेकिन उनके साइन और सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो गए हैं। जैसे यूरिया और क्रिएटिनिन के साइन और सिम्टम्स बॉडी के अंदर अपेयर होते हैं तो उस कंडीशन को हमने ये कहा है कि ये एजोटीमिया हो जाता है। ओके, मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। तो ये डिफरेंट काजेज हो सकती हैं क्रोनिक रीनल फेल की। पहली जो काज है उसके अंदर डायबिटीज मेलाइटस है। अब मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि किसी पेशेंट को अगर डायबिटीज़ हो गई है तो डायबिटीज़ होने के रिजल्ट में आपने एक वर्ड सुना होगा कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो गई है। अब व्हाट इज़ डायबिटिक नेफ्रोपैथी? अब बेसिकली होता क्या है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर के जो डायबिटीज़ है ना, उसका ग्लूकोज का जो मालिक्यूल है ये नॉर्मली किडनी से पास आउट नहीं होता। हालांकि किडनी के अंदर ये जो ग्लूकोज है इसका एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड होता है, उसमें से भी जो ग्लूकोज के मालिक्यूल्स हैं रिटेन हो जाते हैं। लेकिन जब डायबिटीज़ हो जाती है तो कंसिस्टेंटली ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहता है। अब जैसे ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहेगा तो ये जो लार्ज मालिक्यूल्स हैं ना ये जाके ग्लोमेरुलाई को रैप्चर करना शुरू कर देता है। अब जैसे ग्लोमेरुलाई रैप्चर होएगी तो उसके रिजल्ट में उसने क्या करना था, ग्लोमेरुलाई ने सारी चीज़ों को फिल्टर करना था, फिल्ट्रेशन के मैकेनिज्म को मेंटेन करना था। अब जब ग्लोमेरुलाई डैमेज होएगा तो डू यू थिंक कि वो जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन हो रही थी जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट हो रहे थे, ब्लड का हिस्सा नहीं बन रहे थे, तो क्या वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स उसी क्वांटिटी के साथ एलिमिनेट होंगे? डेफिनेटली नहीं होंगे। अगर वो एलिमिनेट नहीं होंगे तो क्या होगा कि वो बॉडी के अंदर अकमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। और प्रॉब्लम कहाँ था? किडनी की वजह से था। उसके पीछे क्या पैथोलॉजी थी? डायबिटीज़ थी। इसमें टाइप 1 डायबिटीज़ है, ये टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो ये मेनली काज करती है डायबिटिक नेफ्रोपैथी को। और डायबिटिक नेफ्रोपैथी की वजह से किडनी फेलियर होना शुरू हो जाता है और एट द एंड अगर इनको ट्रीट नहीं किया जाए नहीं, अच्छा, अगर इनको ट्रीट नहीं किया जाएगा तो क्या करेगा कि ये क्रोनिक रीनल फेलियर को ट्रीट करेगा। ओके, इसके अलावा दूसरी जो कंडीशन होती है हाई ब्लड प्रेशर होती है। हाई ब्लड प्रेशर में अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये अगेन प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए अगर ज़्यादा रहता है तो मेनली आपने सुना होगा कि जो ब्लड प्रेशर है ये हार्ट अटैक काज करवा सकता है, सीवीए काज करवा सकता है, सीवीए स्टैंड्स फॉर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक काज करवा सकता है, किडनी फेलियर काज करवा सकता है, और इसके अलावा ब्लाइंडनेस काज कर सकता है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो रिपीटेडली ये जो किडनी के अंदर ब्लड वेसल्स हैं वो रैप्चर हो सकती हैं। और इसके अलावा जो फ़िल्टरिंग स्ट्रक्चर्स है उसको डैमेज करना शुरू कर सकता है। तो ये हाई ब्लड प्रेशर अगेन एक लीडिंग काज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर है। ओके, डायबिटिक नेफ्रोपैथी में बेटा ये होता है कि जब ग्लूकोज के मालिक्यूल्स नॉर्मली ग्लोमेरुलाई से पास आउट नहीं होते। ये एक लार्ज मालिक्यूल है और इसका एक किडनी के अंदर नॉर्मल थ्रेशोल्ड होता है, ये आई थिंक लेस देन 2 mg पर डी एल है कि अगर ग्लूकोज का लेवल 200 mg पर डी एल तक अगर किडनी के अंदर पहुंच जाता है तो किडनी उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रही होती है। उस कंडीशन को कहा जाता है थ्रेशोल्ड, किडनी का थ्रेशोल्ड।
तो जब ये ग्लूकोज का लेवल मोर देन 200 mg/dl हो जाएगा तो ये ग्लूकोज के जो मालिक्यूल्स हैं ये यूरिन में से भी पास आउट होना शुरू हो जाते हैं। अब होएगा क्या कि नॉर्मली जो ग्लोमेरुलाई है वो एक फिल्टरिंग स्ट्रक्चर है, उसमें से ये ग्लूकोज के मालिक्यूल पास आउट नहीं होते। लेकिन जब रिपीटेडली ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा रहेगा, ग्लूकोज के मालिक्यूल वहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो ये ग्लोमेरुलाई को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ग्लोमेरुलाई डैमेज होएगा, उसके बाद ये ट्यूब्यूल्स तक पहुँचेगी और एट एंड क्या होगा कि यूरिन में आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये कहा जाता है कि डायबिटीज़ जो टाइप 1 है ये टाइप 2 है, तो इसका कंसिस्टेंटली हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल किडनी की जो फिल्टरिंग स्ट्रक्चर्स है उसको डैमेज कर देता है। तो उस कंडीशन को कहा जाता है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, कि किडनी की डिजीज़ हो रही है ड्यू टू डायबिटीज़। गॉट इट? ओके, थर्ड वन इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो सकता है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में किडनी फेलियर मेनली कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है और जो कि एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स हो सकता है, सर्टेन मेडिकेशंस हो सकती हैं। इसके अलावा कोई सेप्सिस हो सकता है, लाइक कोई भी प्रॉब्लम था, सेप्टिसीमिया हो गया है तो वो जाके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस काज करवा सकता है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो सकती है। अब पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम होता है, जीन्स के अंदर प्रॉब्लम होता है। तो इसमें जो किडनी है उसके अंदर स्मॉल स्मॉल सिस्ट बनना शुरू हो जाते हैं। अब वो सिस्ट क्या करते हैं, वो नॉर्मली जो सिस्ट क्या करते हैं कि वो नॉर्मली जो फिल्टरिंग की स्ट्रक्चर्स थी, जिन्होंने अपना सरफेस एरिया बढ़ाना था वो सरफेस एरिया बढ़ा ही नहीं सकते, तो नेफ्रॉन को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं जो सिस्ट होते हैं। तो उस वजह से अगर डिजीज प्रॉब्लम हो रहा है तो वो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज आल्सो लीड रीनल फेलियर। इसके अलावा सर्टेन एनाल्जेसिक्स हैं। एनाल्जेसिक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लाइक एसिटामिनोफेन है और आइबुप्रोफन है। अगर ये पेशेंट्स है या कोई भी नॉर्मल है इंसान, ह्यूमन बीइंग है, तो वो अगर इनका कंसिस्टेंटली यूज़ कर रहा है फॉर ए लॉन्ग पीरियड के लिए, तो उसकी वजह से अगर किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किडनी के अंदर डिस्ट्रक्शंस आ रही हैं, तो वो क्या करती है, उसको एनाल्जेसिक न्यूरोपैथी कहा जाता है। ओके, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से होंगी या बाद में अपेयर होंगी? सॉरी, अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज से बाई बर्थ, और बेटा ये बाई बर्थ, अच्छा बाई बर्थ आपने लिखना था। बाई बर्थ नहीं हो सकती, समटाइम ऐसे कंडीशन होती है कि ये बाद में भी प्रॉब्लम होना शुरू हो सकता है। लाइक पहले जो जीन्स थी हो सकता है कि वेरिएशन इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से आ रही हैं, तो ये कंडीशंस डिपेंड कर रही होती है। अब जो जीन्स है उसकी कोडिंग हो चुकी होती है, हो सकता है कि जब वो कोडिंग उस कंडीशन को लीड करेगी तभी जाके किडनी के अंदर प्रॉब्लम आएगा। पहले हो सकता है नॉर्मली वो किडनी ठीक था, लेकिन जीन की कोडिंग ऐसी हुई थी कि जब उसने 20 ईयर्स या 25 ईयर्स का होना था तो देन उसने वहाँ पे सिस्ट बनाने थे। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक मटीरियल है उसके ऊपर, और जीन की कोडिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कब उसने क्या करना है। इवन के जेनेटिक मेकअप से हम ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग की डेथ कब होनी है। ओके, ओके। इसके अलावा आर्थरोस्क्लेरोसिस होती है लीडिंग टू किडनी कॉज कंडीशन, जिसमें स्कीमिक लाइक आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गई है तो उसके रिजल्ट में कोई भी क्लॉट मूव करता हुआ, ब्लड क्लॉट मूव करता हुआ रीनल आर्टरी के अंदर आ गया है, या जो फिल्टरिंग स्ट्रक्चर्स है उसके अंदर आ गया है, या कहीं भी ब्लड वेसल के अंदर जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई कर रही थी तो उसके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो गई है, उसकी स्टेनोसिस हो गई है, तो वो क्या करेगी, अगेन रीनल फेलियर काज कर देगी। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द यूरिन जो कि हमने डिस्कस किया है कि मोस्टली हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है, लार्ज प्रोस्टेट है, स्ट्रक्चर्स हैं, स्टोन फॉर्मेशन हो गई है, तो ये अगेन किडनी के अंदर रीनल फेलियर काज कर रही होती है। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर इफ वी टॉक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी, तो जैसे जैसे रीनल फंक्शन कम होता जाएगा तो जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है, जो कि मोस्टली यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ता जाएगा। अब होगा रीनल फंक्शन डिक्लाइन होने का मतलब ये है कि जीएफआर कम होती जाएगी। इसके अलावा रीनल फंक्शन कम होने का मतलब है कि किडनी के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगा या उसके फंक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम आएगा, चाहे वो स्ट्रक्चर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, चाहे फंक्शन के अंदर, स्ट्रक्चर या फंक्शनल दोनों के अंदर प्रॉब्लम है, तो उसके रिजल्ट में जो प्रोटीन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, में यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल है। ओके, यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल है
उसमें नॉर्मलाइज होना है, यूरिया और क्रिएटिनिन बॉडी से एलिमिनेट होना होता है। लेकिन जब किडनी के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, चाहे वो फंक्शनल प्रॉब्लम है, चाहे वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो उसके रिजल्ट में जो किडनी है इज़ अनएबल टू एक्सक्रीट द वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। जैसे ही वो किडनी से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट नहीं होंगे, तो वो बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर अकमुलेट होते जाएंगे। जब ब्लड के अंदर अकमुलेट होंगे तो उस कंडीशन को हमने ये कहा है कि यूरीमिया होना शुरू हो जाता है। अब जितने ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे उतना जल्दी एजोटीमिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा। एजोटीमिया हमने क्या कहा कि ये जब यूरीमिया सिम्टोमेटिक हो जाता है तो उस कंडीशन को हमने ये कहा कि एजोटीमिया हो जाता है। अब डू यू थिंक कि जितने ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स ब्लड के अंदर अकमुलेट होंगे और वो इलिमिनेट नहीं होंगे, तो इलिमिनेशन ना होने की वजह से अगर उनकी सेवेरिटी ज़्यादा होनी शुरू होगी तो डेफिनेटली एट द एंड वो सिम्टोमेटिक होना शुरू हो जाते हैं। जब वो सिम्टोमेटिक होंगे तो वो कंडीशन को एजोटीमिया कहा जाता है। तो जितने ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट्स अकमुलेट होंगे उतना सिम्टम्स वर्स होना शुरू हो जाएंगे, ये सिम्टम्स ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन ईच किडनी डेफिनेटली। तो ये टोटल जो 1 मिलियन नेफ्रॉन है ये टोटल जीएफआर को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जो कि 125 ml/मिनट बाईलेटरल किडनी की जीएफआर है। Regardless of etiology of the renal injury with progressive destruction of nephron, the kidney has an inhibitory। ये बेटा हमें वो आपको ऑटो रेगुलेशन की हम बात कर रहे थे। तो ये वो ऑटो रेगुलेशन है बेसिकली कि अगर इटियोलॉजी ऑफ रीनल इंजरी कोई भी है, लेकिन होगा क्या कि नेफ्रॉन की डिस्ट्रक्शन हो रही है लेकिन किडनी के अंदर एक इनेबिलिटी है टू मेंटेन जीएफआर बाय हाइपर फिल्ट्रेशन। कब किडनी क्या करती है कि अपनी तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज कर रही है हाइपर फिल्ट्रेशन करके। और हाइपरट्रॉफी, अब जो नेफ्रॉन है, जो हेल्दी नेफ्रॉन है, चाहे वो 10% है, चाहे वो 20% है, चाहे वो 50% है, चाहे वो 70% है, तो उनके अंदर हाइपर फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। वो अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं। वो ये समझते हैं कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं हम इनको जल्दी से जल्दी किडनी से और बॉडी से एलिमिनेट करवाएं। तो दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपर फिल्ट्रेशन, दैट कंडीशन इज नोन एज ऑटो रेगुलेशन। तो किडनी हैज द एबिलिटी, चाहे उसकी कोई भी इटियोलॉजी है, लेकिन वो क्या कर रही होती है कि उस लेवल को मेंटेन कर रही होती है ताकि वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी से एलिमिनेट किए जा सकें। इसके अलावा नेफ्रॉन एबिलिटी अलाउज फॉर कंटिन्यू नॉर्मल क्लियरेंस ऑफ प्लाज्मा सोल्यूट्स सच एज यूरिया और क्रिएटिनिन। बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि किडनी के अंदर एक एबिलिटी होती है दैट इज नोन एज रीनल रिजर्व। अब रीनल रिजर्व में किडनी क्या करती है कि उसने ना नॉर्मली जो वेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं उनको एलिमिनेट करवाना होता है। ओके बेटा, आई विल रिपीट। ये बता रहा था कि जो हाइपर फिल्ट्रेशन है उसमें किडनी अपनी तरफ ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर रही लेती है, लेकिन उसके साथ साथ जो नेफ्रॉन है वो अपना सरफेस एरिया बढ़ा लेते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? वो ये चाह रहे होते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट्स कहीं से आए, अब हम उनको जल्दी से जल्दी बॉडी से एलिमिनेट करवा सकें। ओके, तो नेक्स्ट हम ये डिस्कस कर रहे थे कि नेफ्रॉन अडाप्टेबिलिटी अलाउज। अब जो नेफ्रॉन्स के अंदर जो अडाप्टेबिलिटी चेंजेस आती हैं कि डैमेज होने से पहले पहले जो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती है उसको हमने कहा कि अडाप्टेबिलिटी है। एक होती है डैमेज होना, इंजरी होना, और एक प्री इंजरी। इंजरी होने से पहले यानी जो नेफ्रॉन है उसने डैमेज होने से पहले उसके अंदर एक एबिलिटी है, दैट इज एबिलिटी इज नोन एज अडाप्टेबिलिटी। उस अडाप्टेबिलिटी के रिजल्ट में अब इसने क्या करना है कि इसने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको एलिमिनेट करवाने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर 50% जीएफआर कम हो गई है, 50% जीएफआर कम हो गई है, तो उसके रिजल्ट में जो क्रिएटिनिन का लेवल है वो डबल होना शुरू हो जाएगा। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि नॉर्मल जो लेवल था 125 ml/मिनट था जीएफआर, जो कि एक नॉर्मल किडनी का है। अगर ये किसी वजह से रीनल रिजर्व खत्म हो चुकी है, रीनल रिजर्व खत्म होने के रिजल्ट में जो जीएफआर है वो 50% रह गई है। अब उसके रिजल्ट में जो वहाँ पे यूरिया और क्रिएटिनिन एलिमिनेट हो रहे थे वो 100% थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे जीएफआर कम होएगी तो वो नॉर्मली जो यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल था वो 200 होना शुरू हो जाएगा। यानी पहले 100% अगर एलिमिनेट हो रहा था तो जीएफआर कम हो गई है, तो 50% एलिमिनेशन होने की नहीं, लेकिन 50% बढ़ना शुरू हो गया है, तो ये 200 तक पहुंच जाता है। अगर 50% जो जीएफआर है वो रिड्यूस होएगी तो उसके रिजल्ट में जो क्रिएटिनिन का लेवल है वो 50% रिडक्शन होने के रिजल्ट में जीएफआर 50% रिड्यूस होने के रिजल्ट में ये डबल हो जाएगा। वेल गॉट इट।
इसके अलावा हमने 3 स्टेजेस को डिस्कस करना है कि 3 स्टेजेस क्या क्या हो सकती हैं। पहले जो स्टेज होती है उसको कहा जाता है रिड्यूस रीनल रिजर्व। अब रिड्यूस रीनल रिजर्व में क्या होता है कि 40 to 70% नेफ्रॉन लॉस हो चुके होते हैं। बेटा ये वो आप जब बात कर रही थी कि 80% अगर नेफ्रॉन डैमेज हो गए हैं, 80% नेफ्रॉन डैमेज हो गए हैं, तो क्या हम उसको क्रोनिक रीनल फेलियर कह सकते हैं? तो मैं ये बता रहा था कि उसकी भी स्टेजेस हैं। लाइक अगर 40 से लेके 75% अगर नेफ्रॉन डैमेज हो गए हैं, तो उस कंडीशन को या उस स्टेज को हम ये कह रहे होते हैं कि ये रीनल रिजर्व है। रीनल रिजर्व, द पेशेंट इज यूजुअली एसिम्टोमेटिक। अब देखें, आपने कहा था कि वो 80% अगर नेफ्रॉन हो गए हैं, तो जो पेशेंट है वो क्रोनिक रीनल फेलियर का है। देखिए, पेशेंट क्रोनिक रीनल फेलियर का है, लेकिन पेशेंट स्टिल एसिम्टोमेटिक है। अब ये एसिम्टोमेटिक कैसे हो सकता है? अब जो रिमेनिंग नेफ्रॉन है उनके अंदर हाइपर फिल्ट्रेशन हो रही है थ्रू ऑटो रेगुलेशन। अब वो क्या कर रहे हैं कि वो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एलिमिनेट करवा रहे हैं। ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बॉडी के अंदर कम्युलेट हो रहे हैं, वो एजोटीमिया की कंडीशन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। यूरीमिया तो हो रहा है, लेकिन सवेयरिटी में नहीं है। बहुत से आता सवेयर यूरीमिया नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट हो रहे हैं। लेकिन अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट नहीं होंगे तो बॉडी के अंदर अकमुलेट होंगे, तो वो उसको हमने कहा कि यूरीमिया है। लेकिन जब वो उनकी सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाती है, तो दैट इज नोन एज एजोटीमिया। लेकिन इसमें एजोटीमिया हो ही नहीं रहा। तो ये वो स्टेज 1 है जिसमें जो किडनी की रीनल रिजर्व है दैट विल बी रिड्यूस्ड, जिसमें जो नेफ्रॉन थे वो 40 से लेकर 75% एलिमिनेट हो जाते हैं, ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरी स्टेज के अंदर आता है रीनल इंसफिशिएंसी। अब रीनल इंसफिशिएंसी में देखिएगा कि 75% से लेकर 90% नेफ्रॉन डैम लॉस हो चुके होते हैं, डैमेज हो चुके होते हैं। इसमें जो यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल है बढ़ना शुरू हो जाता है। अब ऊपर हमने ये कहा था कि जो रीनल रिजर्व है वो मेंटेन कर रही होती है, ऑटो रेगुलेशन हो रही होती है, पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है। लेकिन अब इसमें ओनली 10% जो नेफ्रॉन है वो फंक्शनिंग है, और उसके रिजल्ट में ब्लड यूरिया। ओके, स्टेज 1। बेटा स्टेज 1 में ये है कि जब रीनल रिजर्व ख़त्म हो जाएगी, तो उसके रिजल्ट में अब ख़त्म कैसे हुई है कि 40 से लेके 75% नेफ्रॉन डैमेज हो चुके हैं। अब रीनल रिजर्व क्या थी कि एक ऐसी कंडीशन थी जो कि हाइपर फिल्ट्रेशन के थ्रू यूरिया और क्रिएटिनिन को बॉडी से एलिमिनेट करवा रही थी। लेकिन अब जो नेफ्रॉन है वो डैमेज हो चुके हैं, और उसमें ओनली जो फंक्शनिंग नेफ्रॉन है वो हो सकता है 60 से लेकर 25% तक होंगी, 25% से लेकर 60% फंक्शनिंग है। तो वो ये कर रहे हैं कि हाइपर फिल्ट्रेशन के थ्रू जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको एलिमिनेट करवा रहे हैं। यूरीमिया सवेरिटी को सवेयर नहीं हो रहा, इसलिए जो पेशेंट है दैट इज एसिम्टोमेटिक। लेकिन जब दूसरी कंडीशन आएगी, दूसरी स्टेज आएगी, तो उसमें ये होता है कि रीनल इंसफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, जिसमें जो नेफ्रॉन है वो 75% से लेके 90% तक लॉस हो चुके होते हैं। बेटा रीनल रिजर्व का मतलब होता है कि किडनी के अंदर एक एबिलिटी है जिसने हाइपर फिल्ट्रेशन के थ्रू यूरिया और क्रिएटिनिन को एलिमिनेट करना होता है। गॉट इट? ओके, हम बात कर रहे थे रीनल इंसफिशिएंसी की। रीनल इंसफिशिएंसी में ये है कि जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन है वो 75 से लेकर 90% नेफ्रॉन डैमेज हो चुके हैं। अब उसके रिजल्ट में जो यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ही यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो किडनी के अंदर जो नॉर्मली यूरिन को कंसंट्रेट करने की एबिलिटी थी वो लॉस होना शुरू हो जाती है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल डबल होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, और अनीमिया डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब अनीमिया बेसिकली कैसे डेवलप होता है, मैं उस दिन भी आपको बता रहा था, लास्ट लेक्चर में भी बता रहा था। हम ये क्रिएटिनिन का लेवल क्यों देखते हैं बेटा? इसलिए कि जो यूरिया होता है ये 50% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। 50% रीअब्जॉर्ब होने के रिजल्ट में जब आप स्टारवेशन कंडीशन में होते हैं, जब आपने कुछ खाया नहीं होता, तो ये कीटोन प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट कर रहा होता है। अब जो कीटोन्स हैं वो ब्रेन सेल एज ए सोर्स, एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं। इसलिए जो यूरिया का लेवल है वो रिलायबल नहीं लिया जाता, और मोस्टली जो क्रिएटिनिन का लेवल है ये रिलायबल लिया जाता है। ओके, तो हम ये उस दिन भी क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि ऐसी कंडीशन जो कि मिसेंजियल सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब मिसेंजियल सेल क्या थे? उन्होंने क्या करना था? एरिथ्रोपोएटिन को रिलीज करना था। एरिथ्रोपोएटिन बेटा रिलीज होता रहेगा, एरिथ्रोपोएसिस होती रहेगी। एरिथ्रोपोएसिस क्या है कि आरबीसीज की प्रोडक्शन है। आरबीसीज की प्रोडक्शन रहेगी नॉर्मल, तो एचबी का लेवल मेंटेन रहेगा। लेकिन जैसे ही एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस नहीं होएगा,
तो उसके रिजल्ट में एरिथ्रोपोएसिस नहीं होगी। एरिथ्रोपोएसिस नहीं होगी तो अल्टीमेटली रिजल्ट में अनीमिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा, और पेशेंट इसके साथ जो पेशेंट्स है इसके अलावा वो मेरी रिपोर्ट पोलीयूरिया होना शुरू हो जाएगा और निक्टूरिया होना शुरू हो सकता है। तीसरी स्टेज में है कि एंड स्टेज रीनल डिजीज, जिसमें सिर्फ 10% नेफ्रॉन फंक्शनिंग रह जाते हैं। बुक सेज के ओनली 5% अगर नेफ्रॉन रह गए हैं तो उसको भी हमने एंड स्टेज रीनल फेलियर को कहा जाता है या एंड स्टेज रीनल डिजीज कहा जाता है। कि इसमें होता क्या है कि अगर किडनी का रेगुलेटरी फंक्शन था जिसमें वो वाटर को रेगुलेट कर रहा था, इलेक्ट्रोलाइट्स को रेगुलेट कर रहा था, एक्सक्रीटरी फंक्शन था जिसमें वो एक्सक्रीशन करवा रहा था, एज वेल एज हार्मोनल फंक्शन था जिसमें एल्डोस्टेरोन के लेवल को मेंटेन कर रहा था। बेटा निक्चोरिया ये होता है कि रात टाइम को वाइटिंग होना, उसको कहा जाता है निक्चोरिया। हाँ ओके बेटा, जो यूरिया का लेवल है, यूरिया का लेवल इसलिए रिलायबल नहीं है कि जो यूरिया है ये किडनी से 50% रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जब रीअब्जॉर्ब होएगा तो ये काम क्या करता है बेसिकली कि जब आप स्टारवेशन कंडीशन में होते हैं, आपने खाना नहीं खाया होता, तो ये जो यूरिया है ना ये कीटोन बॉडीज प्रोडक्शन करवाता है। अब वो जो कीटोन बॉडीज हैं वो आपके ब्रेन सेल्स जो हैं उसको एज एनर्जी सोर्स यूज कर रहे होते हैं, इसलिए यूरिया इज नॉट रिलायबल। ओके तो हम डिस्कस कर रहे थे स्टेज 3, जिसमें हमने ये कहा था कि एंड स्टेज रीनल डिजीज होती है। अब एंड स्टेज रीनल डिजीज के अंदर किडनी के अंदर जितने भी नॉर्मल फंक्शंस हैं, चाहे वो उसका एक्सक्रीटरी फंक्शन है, चाहे उसका हार्मोनल फंक्शन है, चाहे उसका रेगुलेटरी फंक्शन है, तो ये सारे डैमेज हो जाते हैं, इम्पेयर्ड हो जाते हैं। और एंड स्टेज जो रीनल डिजीज होती है उसमें ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एज वेल एज क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। और एक ऐसी कंडीशन, जब ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती है तो उस टाइम पेशेंट्स का डायलिसिस करवाना ज़रूरी हो जाता है। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें यूरिया क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, हार्मोनल फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाती हैं, रेगुलेटरी फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाती हैं, एक्सक्रीटरी फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है, तो उस टाइम डायलिसिस इंडिकेटेड होता है। दैट वाज अबाउट द रीनल फेलियर और उसकी स्टेजेस। ये वो स्टेजेस हैं जो कि जीएफआर की बेस पे हैं। बेटा अगर परसिस्टेंट किडनी डैमेज है विद नॉर्मल और इंक्रीज जीएफआर, तो उसमें जो जीएफआर है दैट विल रिमेन 90 ml पर मिनट। अगर परसिस्टेंट किडनी डैमेज है जिसमें माइल्ड डिक्रीज इन जीएफआर होगी तो वो जीएफआर 60 से लेके 89% होएगी। थर्ड स्टेज के अंदर मॉडरेट डिक्रीज इन जीएफआर होएगा जो कि मॉडरेट सीकेडी भी कहा जाता है, जिसमें जो जीएफआर है वो 30 से लेके 59 ml पर मिनट के हिसाब से प्रोड्यूस होएगी। स्टेज 4 के अंदर सवेयर डिक्रीज इन जीएफआर होएगी जो कि 15 से लेके 29 मिली ml पर मिनट जीएफआर होगी। और एंड स्टेज रीनल डिजीज जिसको किडनी फेलियर कहा जाता है उसमें लेस देन 15 ml पर मिनट जीएफआर होगी। ये जो स्टेजेस ऑफ सीकेडी हैं ये ऑन द बेस ऑफ जीएफआर हैं। ओके तो ये डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं रीनल फंक्शन के, तो इंडिकेटर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर डिफरेंट इंडिकेटर्स। तो नॉर्मल जो जीएफआर है विच वेरीज विद एज, सेक्स एंड बॉडी साइज। अप्रॉक्सीमेटली ये वेरी कर रही होती है 120 से लेके 130 ml पर मिनट पर 1.73 ml पर मीटर स्क्वायर फॉर नॉर्मल हेल्दी यंग। इसके अलावा क्लिनिकल अगर प्रैक्टिस की बात करें तो GFR is usually estimated using the serum creatinine concentration. Although GFR can be obtained from measurements of creatinine clearance, ओके बेटा उसके लिए एक फार्मूला होता है GFR, वो मुझे अभी तो याद नहीं है लेकिन मैं देख के आप लोगों से डिस्कस कर लूँगा कि GFR कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर अगर GFR यूजुअली एस्टिमेटेड यूजिंग सीरम क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन, ऑल्दो द GFR कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेजरमेंट्स ऑफ क्रिएटिनिन क्लियरेंस यूजिंग टैमिट। 24 आवर्स का अगर हम यूरिन लेते हैं तो उसके बाद हम इसको GFR को मेंटेन कर सकते हैं, सॉरी क्रिएटिनिन के कंसंट्रेशन को मॉनिटर कर सकते हैं। और जो यूरिन कलेक्शन मेथड है वो वेरी कर रहा होता है कि मॉर्निंग में ले सकते हैं, स्पेशली जो नाइट का यूरिन होता है वो ले सकते हैं। एल्बुमिनूरिया, एल्ब्यूमिन का लेवल अगर यूरिन में आ रहा है, यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रोटीन आ रही है तो दैट इज नोन एज एल्बुमिनूरिया, सर्व एज की पैरामीटर फॉर मेजरिंग नेफ्रॉन इंजरी एंड रिपेयर। तो अगर एल्ब्यूमिन अगेन एक लार्ज मॉलिक्यूल है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है दैट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द लीवर, तो ये बेसिकली ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन कर रही होती है। तो अगर ये लार्ज मॉलिक्यूल
पास आउट होकर यूरन के अंदर आ रहा है तो उस कंडीशन को एल्ब्यूमिनूरिया कहा जाता है। तो अगर एल्ब्यूमिनूरिया है तो अगेन ये एक इंडिकेटर है कि जो रीनल फंक्शन है, ये जो रीनल फेलियर है वो हो रहा है, चाहे वो क्रोनिक रीनल फेलियर है या सर्टेन कंडीशन में एक्यूट रीनल फेलियर है। यूरन नॉर्मली कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन है परसिस्टेंट है। अच्छा, अगर यूरन के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, ओके, अगर यूरन के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन आ रहा है तो ये कोई इतना बड़ा इंडिकेटर नहीं है। अगर लेकिन लार्ज लार्ज अमाउंट में प्रोटीन आना शुरू हो गई है, लाइक प्रोटीन यूरिया होना शुरू हो गया है, तो अगेन ये इंडिकेटर है कि क्रोनिक किडनी डिजीज हो रही है, ये रीनल सिस्टम डैमेज हो रहा है। इसके अलावा अदर मार्कर्स ऑफ द किडनी डैमेज इंक्लूड अबनॉर्मलिटीज इन यूरिन सेडिमेंट, जिसमें आरबीसीज आना शुरू हो सकते हैं, वाइट ब्लड सेल आ सकते हैं, या सर्टेन इमेजिंग स्टडीज़ हैं जो कि अबनॉर्मल फाइंडिंग्स को शो कर रहे होते हैं, लाइक सिटी हो सकता है, अल्ट्रासोनोग्राफी हो सकता है। ये आप लोगों ने पहले भी पूछा था कि हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हो सकता है, सिटी स्कैन के थ्रू हो सकता है, आईवीपी होता है, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी या इंट्रावेनस यूरोग्राम होता है, ये स्पेशल डाई के थ्रू डिटेक्ट किया जा सकता है, जो कि एक एक्सरे फिल्म होती है, 3 टाइम्स की जाती हैं, तो उनके थ्रू पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, चाहे वो स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रॉब्लम है, चाहे वो उसकी फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई ऑब्स्ट्रक्टरी प्रॉब्लम है, कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई स्टीनोटिक प्रॉब्लम है, तो वो इजीली डायग्नोज किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्टोन हो सकते हैं, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो सकती है। इसके अलावा जो बायोमार्कर्स हैं जिनमें अमाइनो एसिड है, सिस्टीन है, आल्सो नोन एज सिस्टेटम 3, which has been used for predicting new onset cardiovascular disease। पर ये नई रिसर्चेज आई हैं, अगर वो कहती हैं कि ब्लड के अंदर सिस्टेटम या सिस्टीन का लेवल अगर शो हो रहा है तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को भी इंडिकेट कर रहा होता है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं हो रहा। ओके, तो ये एक समरी है जो कि मेनली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को शो कर रही होती है। अब इस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में ये जो फिग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने ये कहा था कि किडनी क्या करती है, ओके, हमने ये कहा था कि किडनी क्या करती है कि सोडियम और वाटर के लेवल को बैलेंस करती है। अगर किसी वजह से सोडियम और वाटर का लेवल बैलेंस नहीं होएगा, सोडियम और वाटर बॉडी से सोडियम या वाटर का लेवल मेंटेन नहीं होएगा, बॉडी से एलिमिनेट नहीं होएगा, अकमुलेट होना शुरू हो जाएगा, तो दैट इज नो कंडीशन आएगी जिसको हमने हाइपरटेंशन कहा है, कि ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होता जाएगा तो हार्ट को ज़्यादा फोर्सफुली वो ब्लड को इंजेक्ट करना पड़ेगा, जितना फोर्सफुली इंजेक्ट करना पड़ेगा तो उसमें ये होगा कि हार्ट फेलियर होने के चांसेस होंगे। और अगर वेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ेगा तो अगेन ये एक इंडिकेटर है कि एडीमा होने के चांसेस होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन में हमने ये कहा था कि पोटाशियम को एलिमिनेट करवाना बड़ा ज़रूरी होता है, पोटाशियम लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन काज कर सकता है, तो अगर पोटाशियम किडनी से एलिमिनेट नहीं होएगा तो ये हाइपरक्लीमिया को लीड कर रहा होता है। तीसरी कंडीशन नाइट्रोजनसी वेस्ट प्रोडक्ट्स, इसमें हमने कहा था कि यूरिया और क्रिएटिनिन एलिमिनेट होना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर यूरिया एलिमिनेट नहीं होएगा तो ये यूरीमिया को लीड करेगा, यूरीमिया अकमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनसी वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द ब्लड, तो ये कोगुलोपैथीज काज कर रहा होता है। इसके अलावा यूरिमिक पेरिकार्डाइटिस काज कर रहा होता है, यूरिमिक निमोनाइटिस काज कर रहा होता है। इसके अलावा सर्टेन्स इम्यून फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा होता है, स्किन डिसऑर्डर कर रहा होता है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आना शुरू हो जाती हैं। और चौथी कंडीशन एरिथ्रोपोएटिन की प्रोडक्शन है। अगर एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस नहीं होएगा तो एरिथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस ना होने के रिजल्ट में अनीमिया होना शुरू हो जाएगा। एसिड बेस बैलेंस पीएच मेंटेन नहीं होएगी, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन नहीं होएगा तो एसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा विटामिन D3 की एक्टिवेशन नहीं होएगी तो रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफीज होना शुरू हो जाती हैं। और जैसे विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं होएगी तो ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, तो ये कैल्शियम जो कि बोन्स के अंदर पड़ी होती है वो निकल के ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन कर रही होती है, तो कैल्शियम का लेवल बोन्स के अंदर कम होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ जो पैराथायराइडिज्म है, एपर पैराथायराइड, जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, वो कैल्सीटोनिन को रिलीज करता है ताकि कैल्शियम के लेवल को मेंटेन किया जा सके। लेकिन ये मेंटेन नहीं होता, उसके रिजल्ट में जो बोन्स हैं वो इसी को डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती हैं। उस कंडीशन को हमने ये कहा था कि ये रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हो सकती हैं। इसके अलावा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अदर में क्या हो सकता है कि जीएफआर जैसे ही कम होता जाएगा तो उसके रिजल्ट में पेशेंट्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती हैं, हाइपरक्लीमिया होना शुरू हो जाता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होना शुरू हो जाती है। अगर फ्लूइड ओवरलोड होएगा, फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा होएगा
वाटर एक्सक्रीशन नहीं होगी तो अनीमिया अडीमा को लीड करेगा। इसके अलावा अनीमिया होने के चांसेस होते हैं। अगर न्यूरोलॉजिकल देखा जाए तो न्यूरोलॉजिकल में वीकनेस होना शुरू हो जाती है, कंफ्यूजन होती है, डिसोरिएंटेशन होना शुरू हो जाती है, ट्रेमर्स होते हैं। इंट्राइग्यूमेंट्री स्किन के ऊपर देखा जाए तो इकोमोसिस होना शुरू हो जाता है। और ये सारी ऐसी कंडीशन है जो एग्जिस्ट कर रही होती हैं, सारी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में अनीमिया होने के चांसेस होते हैं। उसके और नोजिया वोमिटिंग होने के चांसेस हो रहे होते हैं। हीमाटोलॉजिकल में मस्कुलस्केलेटल प्रॉब्लम हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकता है। तो ये सर्टेन ऐसी कंडीशंस हैं जो कि एट ए टाइम एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा एक्सक्यूज मी, ओके, मैनेजमेंट ऑफ किडनी डिजीज सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने कॉज को आइडेंटिफाई करना होता है कि कॉज क्या थी। उसके बाद किडनी डैमेज अगर हो गई है या किडनी डिजीज़ हो गई है तो उसकी कोई क्योर नहीं है अनटिल अनलेस कि किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सके। इसके अलावा अगर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज हो रहा है तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए सर्टेन मेडिकेशन होती है, वो मेडिकेशन दें। कोलेस्ट्रॉल का अगर लेवल ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए मेडिकेशन दें। अनीमिया है तो अनीमिया को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन दें। अगर स्वेलिंग हो गई है, अडीमा हो गया तो अडीमा को रिलीव करने के लिए, एज वेल एज अगर बोन के अंदर प्रॉब्लम आ गई है लाइक रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हो गई है, हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है, कैल्शियम का लेवल कम हो रहा है, तो उसके लिए सर्टेन मेडिकेशन होती हैं जो कि दी जा सकती हैं। अगर हम सम अप कर लेते हैं, सम अप में ये है कि सीकेडी रिजल्ट्स फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ मेनी फॉर्म्स ऑफ रीनल डिजीज। इसके अलावा अगर रिपीटेडली नेफ्रॉन की डिस्ट्रक्शन होती रहेगी, फिल्ट्रेशन नहीं होगी, एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ द किडनी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा और क्रोनिक किडनी डिजीज होना शुरू हो जाएगी। हाँ, ओके। इसके अलावा जो पूरी बॉडी सिस्टम को इफेक्ट कर रही होती है सीकेडी, एज वेल एज काजेज अकमुलेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स, एजियोटीमिया होता है, यूरीमिया होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम की रेगुलेशन नहीं होती, पोटाशियम की रेगुलेशन नहीं होती, स्केलेटल डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाती हैं। और इसमें जो मेनली ट्रीटमेंट है दो तरह से ट्रीट किया जाता है। वन इज कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, अदर इज रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी में ये होता है कि किडनी को ही रिप्लेस कर दिया जाता है, और कंजर्वेटिव थेरेपी में ये होता है कि जितने फंक्शनल नेफ्रॉन्स हैं उनको सेव किया जा सके, दैट इज नोन एज कंजर्वेटिव थेरेपी। इसके लिए सर्टेन रीनल डायलिसिस हो सकता है, ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवा के किडनी को ठीक किया जा सकता है। दैट्स वाज ऑल अबाउट द क्रोनिक रीनल फेलियर। होप सो यू विल गॉट इट, और इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर्स के पेशेंट विद अ शॉक। ओके, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।